क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट नंबर 9। हम डिस्कस करने जा रहे हैं साझेदारी, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में अंतर। सबसे पहला पॉइंट हमारा अधिनियम या एक्ट। साझेदारी के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है। सेकंड पॉइंट है पृथक अस्तित्व या सेपरेट एंटिटी। साझेदारी में हम ये बोलें कि कानून की नज़रों में साझेदारी मतलब व्यवसाय जो होता है वो अपने सदस्यों से पृथक या अलग नहीं होता है। कानून की नज़रों में व्यवसाय और मालिक एक ही होते हैं। इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की बात करें तो ये अपने सदस्यों से अलग होती है, पृथक होती है। इट्स सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। थर्ड पॉइंट है सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ़ मेंबर्स। पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर कम से कम, या हम ये बोलें 2 से अधिक सदस्य होने चाहिए और मैक्सिमम जो संख्या है वो सदस्यों की वो 50 हो सकती है। 50 से कम, 2 से अधिक। यदि हम कंपनी की बात करें तो 2 प्रकार की कंपनीज़ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एक होती है निजी कंपनी, दूसरी होती है सार्वजनिक कंपनी। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। निजी कंपनी जो होती है उसमें सदस्यों की कम से कम संख्या 2 और अधिक से अधिक संख्या जो है 200 हो सकती है। जो सार्वजनिक कंपनी होती है इसको हम पब्लिक कंपनी भी बोलते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 7 कम से कम और अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है जितने शेयर उस कंपनी ने बेचे हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है दायित्व या फिर लायबिलिटी। साझेदारी की बात करें तो साझेदारी में सभी मालिक या साझेदारों की जो लायबिलिटी है, दायित्व है, वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। उनकी निजी संपत्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। और कंपनी में जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। जितने शेयर उन्होंने खरीदे होते हैं उनकी फेस वैल्यू या उसके अंकित मूल्य तक ये सीमित होता है। अंकित मूल्य का मतलब होता है उसके ऊपर जो रेट लिखा हुआ। जैसे शेयर के ऊपर लिखा है ₹10, तो इसका मतलब उसकी लायबिलिटी जो है, उसका दायित्व जो है ₹10 का होगा। उससे ज़्यादा पैसा उससे नहीं मांगा जा सकता। पाँचवा पॉइंट है पंजीयन या फिर रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना। तो जब हम साझेदारी की बात करें तो यहाँ पर यह ऐच्छिक होता है, हमारी इच्छा पर निर्भर होता है, आवश्यक नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन इज़ वॉलंटरी एंड नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ पार्टनरशिप, वेयरएज इन केस ऑफ कंपनी के केस में आवश्यक होता है। इट्स कंपल्सरी इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी बन ही नहीं सकती। 6 पॉइंट होता है पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम। इसके बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के 2 मुख्य मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। इनके बिना कंपनी का निर्माण नहीं होता। तो ये कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो हम साझेदारी की बात करें, साझेदारी में जो समझौता होता है साझेदारों का, साझेदारी की शुरुआती समझौते के आधार पर होती है। तो साझेदारों के बीच में जो समझौता होता है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक बोलकर, रिटन और वर्बल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यदि रिटर्न में वो समझौता कर लिया जाए, लिखित रूप में कर लिया जाए, पार्टनरशिप को हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो लिखित में होना चाहिए। तो इस जो रिटर्न में हमने सारी शर्तों को, समझौते की बातों को हमने लिख लिया, उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो पार्टनरशिप की स्थिति में हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। जबकि कंपनी की स्थिति में हम 2 डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और इनके द्वारा कंपनी बंधी हुई होती है। कंपनी इज़ बाउंड बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। 7 पॉइंट है स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। पार्टनरशिप की स्थिति में अंशों का हस्तांतरण बाहरी व्यक्तियों को नहीं किया जा सकता। शेयर ऑफ ए पार्टनर कांट बी ट्रांसफर टू आउटसाइडर। हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपना हिस्सा देकर उसे साझेदार नहीं बना सकते पार्टनरशिप में। जबकि कंपनी की बात हम करें, और स्पेशली हम यहाँ पर मेंशन करेंगे सार्वजनिक कंपनी में, क्योंकि पब्लिक कंपनी में भी हम नहीं बना सकते। तो जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस हम तभी बता पाएंगे जब हम पब्लिक कंपनी के बारे में बात करेंगे, सार्वजनिक कंपनी के बारे में हम कहेंगे। तो सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी जो होती है उसके भी शेयर को हम आसानी से इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी को भी हम बेचा और शेयर हमने दे दिया। सो इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी, शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स। 8 पॉइंट हमारा है प्रबंध या फिर मैनेजमेंट। साझेदारी या पार्टनरशिप में प्रत्येक साझेदार कंपनी का मालिक होता है और उसको प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है। प्रबंध में मतलब कंपनी के मैनेजमेंट में, कि कैसे हम बिज़नेस को चलाएंगे, वो पूरा उसमें फ़ैसला दे सकता है। ईच पार्टनर हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। जब कंपनी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार की जो है ओनरशिप होती है। एक प्रकार से हम ये कहें
एक तो होते हैं मालिक जिन्होंने शेयर्स को ख़रीदा, हम उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, अंशधारी बोलते हैं हिंदी में। और दूसरे होते हैं डायरेक्टर्स या मैनेजर जो कंपनी को चलाते हैं, सबसे बड़े अधिकारी। पर ये जो डायरेक्टर और मैनेजर होते हैं इनको भी मालिकों ने नौकरी पर रखा होता है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टर होते हैं मतलब अंशधारी, इनको जो मालिक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो चुनते हैं, नौकरी पर रखते हैं। प्रबंध में चुने हुए व्यक्ति यहाँ पर संचालन में भाग लेते हैं। ओनली सेलेक्टेड पीपल नोन एज डायरेक्टर्स एंड मैनेजर ओनली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पारस्परिक संबंध या म्यूचुअल रिलेशनशिप। साझेदारी की जब हमने बात की थी वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि प्रत्येक साझेदार जो है फर्म का मालिक भी होता है, स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। मतलब स्वामी और एजेंट दोनों ही वो होता है। सो ईच पार्टनर इज़ बोथ ओनर, प्रिंसिपल और एन एजेंट। जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो अंशधारी मतलब कंपनी के जो मालिक होते हैं वो केवल स्वामी हो जाए, एजेंट नहीं होते। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स एंड नॉट एन एजेंट ऑफ अ कंपनी। 10th पॉइंट है एजेंसी संबंधी या एजेंसी रिलेशनशिप। प्रत्येक साझेदार जब काम करता है कोई भी अपनी फर्म के लिए, तो अपने काम से वो बाकी सभी साझेदारों को बांध सकता है। ईच पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर्स विद दिस एक्ट। मतलब जो भी वो काम करेगा सभी को वो मानना पड़ेगा, सब उसके किए गए कार्य को मानने के लिए बाध्य होते हैं। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता। कोई भी अंशधारी या शेयर होल्डर जो होता है अपने काम से बाकी अंशधारियों को वो नहीं बांध सकता। एनी शेयर होल्डर कांट बाइंड अदर शेयर होल्डर्स विद दिस एक्ट। 11th पॉइंट है हमारा अंकेक्षण या ऑडिट करवाना। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ऑडिट करवाना क्या होता है? अपने फाइनल अकाउंट्स हमारे जो बनाते हैं, फाइनल अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा। हमारी अकाउंटिंग साइकिल मतलब जब कोई ट्रांजैक्शन होती है उसको सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है, लेजर में लिखा जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर वर्ष के अंत में हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो ये जो फाइनल अकाउंट होते हैं ये केवल बना लेना ही पर्याप्त नहीं होता, इसको हमारे को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक कराना होता है। जब तक हम इसको चेक नहीं करा लेते तब तक ये वैलिड या कानून की नज़रों में बिल्कुल सही नहीं माने जाते। चार्टर्ड अकाउंट चेक कर देगा, वो कहेगा ठीक है, तभी इनको ठीक माना जाता है। सो जब हम चेक करवाते हैं अकाउंट की किताबों को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंकेक्षण करवाना या ऑडिट करवाना। तो जब हम साझेदारी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें अकाउंट की किताबों को ऑडिट करवाना आवश्यक नहीं होता। ऑडिट ऑफ द अकाउंट बुक इज़ नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ पार्टनरशिप। कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अपने अकाउंट की किताबों को ऑडिट करवाना, अंकेक्षण करवाना अनिवार्य बहुत ज़रूरी होता है। द ऑडिट ऑफ द अकाउंट बुक्स इज़ कंपल्सरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वार्षिक विवरण, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स हम कहें। तो जो पार्टनरशिप होती है इसमें फाइनल अकाउंट तैयार करना और उसको पब्लिश करवाना आवश्यक नहीं होता। पब्लिश करवाना मतलब हम रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप्स के पास इस अपने फाइनल अकाउंट्स की कॉपी जमा करवाएंगे, ये ज़रूरी नहीं होता पार्टनरशिप में। प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट्स एंड पब्लिकेशन आर नॉट कंपलसरी, जबकि कंपनी के केस में ये बहुत ज़रूरी होता है। इट्स कंपलसरी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू सबमिट देयर कॉपीज टू द रजिस्ट्रार। वार्षिक विवरण या फाइनल अकाउंट जो तैयार किए जाते हैं इसको तैयार करना आवश्यक है, ऑडिट करवाना आवश्यक है और उसकी कॉपी जो होती है रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना भी आवश्यक होता है। 13th पॉइंट पर आते हैं अस्तित्व या फिर एक्जिस्टेंस की हम बात करें तो साझेदारी मतलब जो व्यवसाय होता है इसका दायित्व तो स्थायी नहीं होता। साझेदार के दिवालिया हो जाने में अस्तित्व की बात करेंगे हम, या दायित्व की जगह अस्तित्व कर लीजिएगा। साझेदारी का अस्तित्व जो है वो स्थायी नहीं होता। साझेदार के दिवालिया हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, पागलपन पर ये समाप्त हो जाती हैं। So partnership existence is not permanent. It ends with the death, insolvency or the insanity of the partner. यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, कोई साझेदार पागल हो जाता है या फिर अनुबंध करने की स्थिति में नहीं रहता है, तो हमारी पार्टनरशिप जो है वो समाप्त हो जाती है, बिजनेस ही बंद हो जाता है। परंतु कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, इसका अस्तित्व तो स्थायी होता है। अंशधारी के पागल हो जाने पर, दिवालिया हो जाने पर, मृत्यु हो जाने का कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Company is not at all affected by the death, insanity, insolvency of the shareholders. Its existence is long lasting. ठीक है। 14th पॉइंट हमारा है पूंजी या फिर कैपिटल। तो यहाँ पर जो है साझेदार अपनी पूंजी लगाते हैं, सभी साझेदारों को पूंजी लगाने का अधिकार है, ऋण देने का अधिकार है। पार्टनर्स प्रोवाइड द कैपिटल टू द फर्म एंड मे टेक लोन फ्रॉम व्हेन एवर दे रिक्वायर। कंपनी की बात करें तो वहाँ पर जो मालिक होते हैं, साझेदार होते हैं, या जिसे हम यहाँ पर शेयर होल्डर्स बोलते हैं, तो ये शेयर होल्डर्स को कंपनी में पूंजी लगानी होती है और जब कंपनी को ऋण चाहिए होता है, उधार चाहिए होता है, वो ऋण पत्र
बेच करके, निर्गमित करके अपना पैसा उधार ले सकते हैं. So company gets the capital from issuing the equity shares and gets the loan by issuing debentures. 15 पॉइंट है हमारा समापन या समाप्त होना, डिसोल्यूशन हम इसको बोलते हैं. साझेदारी का समापन जो है हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कर सकते हैं या फिर विशेष परिस्थितियों के हो जाने पर भी ये समाप्त हो जाती है. फर्म गेट्स dissolves either according to the will or on the special circumstances, happening of special circumstances. कंपनी की बात हम करें तो उसका समापन केवल अधिनियम के अनुसार ही होता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता. यदि कंपनी के सारे मालिक ये बात कहें कि हम कंपनी को समाप्त करना चाहते हैं तो भी वो मिलकर के कंपनी को समाप्त नहीं कर सकते. ये केवल कानून के अनुसार ही समाप्त होती है. अब हम डिस्कस करते हैं संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन में लाभ और हानि दोनों का ही जो है डिस्कशन किया जाता है, दोनों की चर्चा की जाती है. तो उसका मतलब हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के क्या लाभ हो सकते हैं. सो एडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज, पहला पॉइंट हमारा है पूंजी के विशाल साधन, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. क्योंकि हमने पढ़ा यहाँ पर जब हम सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, मालिकों की संख्या जो है असीमित बताई गई, कितने भी मालिक हो सकते हैं. इसी जब इतने ज़्यादा व्यक्ति मालिक होंगे तो पूंजी भी बहुत ज़्यादा होगी. सेकंड पॉइंट है सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी, बहुत बड़ा लाभ. एकाकी व्यापार साझेदारी में यही सबसे बड़ी कमी थी जिसके कारण मालिक डरते थे व्यवसाय करने से कि वहाँ पर हमारी लायबिलिटी, दायित्व जो था वो सीमित था, हमारे घर का सामान भी बिक सकता था. परंतु कंपनी की स्थिति में हमारा दायित्व जो है सीमित होता है. सीमित होने का मतलब जितने रुपए के हमने शेयर खरीदे, जितने रुपए हमने कंपनी में लगाए, केवल मात्र उतने ही पैसे हमसे लिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसे हमसे नहीं मांगे जा सकते. थर्ड पॉइंट है स्थायी अस्तित्व, इसका होता है परमानेंट एग्जिस्टेंस. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी. परमानेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है संस्था के जो मालिक हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, यदि वो छोड़ करके चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, दिवालिया हो जाता है, पागलपन इत्यादि का कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. यहाँ तक कि कंपनी के सभी मालिक यदि संस्था को छोड़कर चले जाते हैं तो भी कंपनी जो है वो लगातार चलती रहती है. तो इसका अस्तित्व जो है, उसका रहना जो है वो परमानेंट होता है. फोर्थ पॉइंट है अंश हस्तांतरण की सुविधा, शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी. अंश मतलब उसका हिस्सा या मालिक का हिस्सा, ऐसे हम शेयर बोलते हैं. हस्तांतरण होता है दूसरे व्यक्ति को बेचना. हमने किसी कंपनी में 100 रुपये लगाए हैं और हम चाहते हैं कि उसके मालिक हमने नहीं बनना, हम उसको कंपनी को छोड़कर जाना चाहते हैं, तो हम अपने हिस्से का जो पैसा लगाया है, जो शेयर हमने ख़रीदा था कंपनी का, उसको हम दूसरे आदमी को बेच देंगे, उससे अपना पैसा ले लेंगे और कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे. कहने का मतलब अपने हिस्से हम दूसरे व्यक्ति को देकर उसको मालिक बना सकते हैं. पाँचवा पॉइंट है उत्तम प्रबंध या फिर बेटर मैनेजमेंट. कंपनी में मालिकों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, पैसा भी बहुत ज़्यादा कंपनी के पास होता है, इसलिए हम ऐसे लोगों को अपनी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर बना के रख सकते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं और ये कंपनी को जब चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ भी दिलवाते हैं. इसलिए इनका प्रबंध, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है. कुशल कर्मचारी, एक्सपर्ट कर्मचारी, अनुभवी व्यक्तियों को हम नौकरी पर रखते हैं. 6 पॉइंट है जोखिम का विभाजन, डिफ्यूज्ड रिस्क. जोखिम जो है वो विभाजित हो जाता है. एकाकी व्यापार में सारा जोखिम खुद ही सहन करना होता था. साझेदारी में अगर 2 साझेदार हैं तो दोनों को ही सारा जोखिम सहन करने पड़ेगा, परंतु यहाँ पर तो मालिकों की संख्या लाखों तक जा सकती है. तो जो जोखिम हो जाएगा, जो लॉस हो जाएगा, लाखों आदमियों में यदि बढ़ जाएगा तो हर एक व्यक्ति को बहुत थोड़ा सा ही लाभ लॉस आएगा. तो जोखिम का विभाजन यहाँ पर हो जाता है. अगला है बड़ी मात्रा में उत्पादन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन. कंपनियां जो होती हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत ज़्यादा विज्ञापन करते हैं, मैनेजर बहुत अच्छे तरीके से कंपनी को चलाते हैं, सेल को बहुत बढ़ाते हैं, जिसके कारण इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो जाती है. और बिक्री जब इनकी बहुत ज़्यादा होती है तो उत्पादन भी बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं. और हम लोगों ने पढ़ा था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से हमको बहुत ज़्यादा लाभ होता है, डिस्काउंट इत्यादि हमारे को मिल जाता है, उत्पादन का खर्चा कम हो जाता है इत्यादि. अगला पॉइंट दिया गया औद्योगिक अनुसंधान की सुविधाएं, फैसिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च. औद्योगिक अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, रिसर्च करना. नई नई रिसर्च हम कर सकते हैं, कैसे वस्तुओं की क्वालिटी को सुधारें, कैसे वस्तु की कीमतों को घटाएं, कोई नई वस्तु कैसे बनाएंगे. छोटे मोटे व्यापारी जो है रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. हमें साइंटिस्ट को नौकरी पर रखना है, कई सालों तक ये प्रैक्टिस करते हैं, कई चीज़ें ये बनाते हैं, कई बार चीज़ ख़राब होती है, तब कहीं जाकर कई वर्षों के बाद कोई चीज़ जो है वो बन करके तैयार होती है. इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. साइंटिस्ट को इतनी ज़्यादा तनख्वाहें देनी है, बड़ी बड़ी मशीनें, उपकरण बहुत
कीमती जो है उन्हें चाहिए होते हैं। तो ये कंपनियां जो होती हैं इनके पास बहुत पैसा होता है, इसलिए वो पैसा लगा सकती हैं और रिसर्च वगैरह करवा सकती हैं। 9th पॉइंट हमारा है नई नई उत्पादन विधियों का प्रयोग करना, यूज़ ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन। ये उत्पादन की नई विधियों का प्रयोग ये कर पाते हैं। कारण ये होता है कि नई विधियों का मतलब है नई मशीनें खरीदना, और नई मशीनों के लिए पैसा काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है। क्योंकि इनके पास काफ़ी पैसा होता है, इसलिए जो भी नई मशीन आती है कंपनी में आसानी से लगा लेते हैं। अगला है एकाधिकार के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली। एकाधिकार का लाभ का मतलब ये होता है कंपनियां जो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाती हैं, तो बड़े पैमाने पर चीज़ें बनाने के कारण चीज़ें इनको सस्ती पड़ती हैं। और जब ये इनको चीज़ें सस्ती पड़ती हैं तो ये अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए ग्राहकों को भी कम कीमत पर वस्तुएं देती हैं। एक तो चीज़ें अच्छी क्वालिटी की और कम कीमत पर, तो इसके कारण क्या होता है ग्राहक इन्हीं की चीज़ों को खरीदते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि छोटी मोटी कंपनियाँ इन बड़ी कंपनियों के सामने टिक नहीं पाती, उनकी बिक्री कम हो जाती है, तो धीरे धीरे वो अपना बिज़नेस या उत्पादन बंद करके कुछ और बिज़नेस शुरू कर लेती हैं। और ये जो कंपनियां जो थीं यही अकेली मार्केट में रह जाती हैं और फिर ही उस चीज़ का लाभ उठाती हैं, अपनी कीमत को बढ़ा देती हैं और लोगों से खूब पैसा कमाती हैं। इसे एकाधिकार के लाभ कहा जाता है। 11th पॉइंट है आयकर संबंधी छूट और टैक्सेशन प्रिविलेजेस। सरकार को कई बार लगता है कि जब किसी चीज़ की कोई कमी हो रही है देश में, तो सरकार ये आदेश जारी करती है कि कोई विशेष वस्तु जो है उसका उत्पादन यदि बढ़ाना चाहती है सरकार देश में, तो वो कंपनी को छूट दे देती है कि ठीक है आप उत्पादन करें, आपको हम टैक्स में इतनी छूट दे देते हैं, या कुछ समय तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो कंपनियों को इस टैक्स की छूट जो है वो मिल जाती है यदि वो उस विशेष प्रकार की वस्तु का निर्माण कर रही होती हैं। 12th पॉइंट है पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कंपनी जो होती है अपने मालिकों से अलग होती है। पृथक का मतलब सेपरेट होती है, वैधानिक का मतलब लीगली कानूनी तौर पे कंपनी मालिकों से अलग होती है। मालिक आते रहते हैं जाते रहते हैं, कंपनी जो है अपने नाम से खुद एग्रीमेंट कर सकती है, समझौता कर सकती है, अपने नाम से ये संपत्ति रखती है। करोड़ों अरबों की संपत्ति जो है कंपनी के नाम की होती है, जिसके कारण उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा होती है, साख ख्याति मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है योग्य व अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़। हमारे जो कर्मचारी होते हैं काफ़ी योग्य होते हैं, अनुभवी होते हैं, क्योंकि जो अच्छे कर्मचारी होंगे उनको नौकरी पर रखना है तो वो ज़्यादा तनख्वाह या सैलरी भी मांगते हैं। तो ज़्यादा सैलरी दे पाना छोटी कंपनियों के लिए संभव नहीं होता, केवल बड़ी कंपनी ये इतनी तनख्वाह दे पाती हैं। इसलिए इनके पास जो कर्मचारी होते हैं काफ़ी अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड और अच्छे होते हैं। अगला दिया गया जनतांत्रिक संगठन यहाँ पर होता है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। जनतांत्रिक मतलब जनता की जहाँ पर बात सुनी जाती है। यहाँ पर जब भी कोई इम्पोर्टेंट फैसला लिया जाता है तो एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सारे व्यक्ति मौजूद होते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग उसे कहा जाता है, वार्षिक सभा उसे कहा जाता है। वहाँ पर कोई फैसला लेना है तो उसके लिए वोट डलवाए जाते हैं कि बताइए ये काम करें या ना करें। जहाँ पर ज़्यादातर मालिक अपने वोट डालेंगे वो फैसला यहाँ पर ले लिया जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जनतांत्रिक संगठन ये है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अधिकतम जोखिम उठाने की क्षमता यहाँ पर होती है, कैपेसिटी टू अफोर्ड द मैक्सिमम रिस्क। क्योंकि इन कंपनी के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, इंश्योरेंस वगैरह भी अपना काफ़ी पैसा खर्च कर सकती हैं उसके ऊपर, तो ये रिस्क उठाने के लिए तैयार होती हैं। क्योंकि व्यवसाय का एक नियम होता है अधिक जोखिम और अधिक लाभ, तो ये कंपनी के पास खूब पैसा होने के कारण ये जोखिम भी ज़्यादा मात्रा में उठा सकती हैं और उससे लाभ भी ज़्यादा कमा सकती हैं।